आखिरी सल्यूट। अफसाना निगार सआदत हसन मंटो। यह कश्मीर की लड़ाई भी अजीबो-गरीब थी। सूबेदार रब नवाज का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था जिसका घोड़ा खराब हो गया हो। पिछली बड़ी जंग में वो कई मुहाजों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नज़रों में उसकी बड़ी तौकीर थी, इसलिए कि वो बड़ा बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वो उनसे ओहदा बरा होता था। मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा वलवला, बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब उससे सामना होता तो जानी पहचानी सूरतें नजर आती। बाज दोस्त दिखाई देते, बाज बड़े बगली किस्म के दोस्त जो पिछली लड़ाई में उसके दोष बदोश इत्तेहादियों के दुश्मनों से लड़े थे, पर अब जान के प्यासे बने हुए थे। सूबेदार रब नवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं। पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती, कद आवर छातियों की पैमाइश, पीटी, चांदमारी और फिर महाज, इधर से उधर, उधर से इधर, आखिर जंग का खात्मा, फिर एकदम पाकिस्तान का कयाम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी चीजें रब नवाज सोचता था कि करने के लिए ये सब कुछ सोच समझ कर किया है ताकि दूसरे बौखला जाएं और समझ ना सकें। वरना यह भी कोई बात थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े इनकलाब बर्पा हो जाए। इतनी बात तो सूबेदार रब नवाज की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना है ये भी वो अच्छी तरह समझता था, इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए इसका इल्हाक अशद ज़रूरी है। मगर वो निशाना बांधते हुए उसे जब कोई जानी पहचानी शक्ल नज़र आ जाती थी तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस गर्ज के लिए लड़ रहा है, किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई है। और वो ये गालिबन इसलिए भूलता था कि उसे बार बार खुद को याद कराना पड़ता था कि अब की वो सिर्फ तनख्वाह ज़मीन के मुरब्बों और तमगों के लिए नहीं बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। यह वतन पहले भी उसका वतन था। वो इसी इलाके का रहने वाला था जो पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था। अब उसे अपने इसी हम वतन के खिलाफ लड़ना था जो कभी उसका हमसाया होता था, जिसके खानदान से उसके खानदान के पुश्त हा पुश्त के देरीना मरासिम थे। अब उसका वो वतन वो था जिसका पानी तक भी उसने कभी नहीं पिया था, पर अब उसकी खातिर एकदम उसके कांधे पर बंदूक रखकर ये हुक्म दे दिया गया था कि जाओ, ये जगह जहां तुमने अभी अपने घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और जिसके पानी का मजा अभी तक तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, तुम्हारा वतन है। जाओ, उसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो, उस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं। रब नवाज सोचता था कि यही हाल उन मुसलमान फौजियों का है जो हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं। वहाँ उनसे सब कुछ छीन लिया गया था। यहाँ आकर उन्हें और तो कुछ नहीं मिला, अलबत्ता बंदूकें मिल गई हैं, उसी वजन की, उसी शक्ल की, उसी मार की और छाप की। पहले सब मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ते थे जिनको उन्होंने पेट और इनामो कराम की खातिर अपना दुश्मन यकीन कर लिया था। अब वो खुद 2 हिस्सों में बट गए थे। पहले सब हिंदुस्तानी फौजी कहलाते थे, अब एक पाकिस्तानी था और दूसरा हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तानी फौजी थे। रब नवाज जब उनके मुतालिक सोचता तो उसके दिमाग में एक अजीब गड़बड़ सी पैदा हो जाती, और जब वो कश्मीर के मुतालिक सोचता तो उसका दिमाग बिल्कुल जवाब दे जाता। पाकिस्तानी फौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे थे या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? अगर उन्हें कश्मीर के मुसलमानों ही के लिए लड़ाया जाता था तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के लिए क्यों उन्हें लड़ने के लिए नहीं कहा जाता था? और अगर ये जंग ठेठ इस्लामी जंग थी तो दुनिया में दूसरे इस्लामी ममालिक में वो उसमें क्यों हिस्सा नहीं लेते? रब नवाज अब बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये बारीक बारीक बातें फौजी को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उसकी अक्ल मोटी होनी चाहिए, क्योंकि मोटी अक्ल वाला ही अच्छा सिपाही हो सकता है।
मगर फितरत से मजबूर कभी कभी वो चोर दिमाग से उन पर गौर कर ही लेता था और बाद में अपनी इस हरकत पर खूब हंसता था। दरियाए किशन गंगा के किनारे उस सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से करन जाती है, कुछ अरसे से लड़ाई हो रही थी। अजीबोगरीब लड़ाई थी। रात को बाज़ औक़ात आसपास की पहाड़ियां फायरिंग के बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती थीं। एक मर्तबा सूबेदार रब नवाज अपनी प्लाटून के जवानों के साथ शब खून मारने के लिए तैयार हो रहा था कि दूर नीचे एक खाई से गोलियों का शोर उठा। पहले तो वो घबरा गया। ऐसा लगता था कि बहुत से भूत मिलकर नाच रहे हैं और जोर जोर के कह लगा रहे हैं। वो बुड़बुड़ाया, खंजीर की दुम, ये क्या हो रहा है? एक जवान ने गूंजती हुई आवाजों से मुखातिब होकर ये बड़ी गाली दी और रब नवाज से कहा, सूबेदार साहब गालियां दे रहे हैं, अपनी माँ के यार। रब नवाज ये गालियां सुन रहा था जो बहुत उकसाने वाली थीं। उसके जी में आई कि बज़न बोल दे, मगर ऐसा करना गलती थी। चुनाचे वो खामोश रहा। कुछ देर जवान भी चुप रहे, मगर जब पानी सर से गुजर गया तो उन्होंने भी गला फाड़ फाड़ के गालियां लुढ़काना शुरू कर दी। रब नवाज के लिए इस किस्म की लड़ाई बिल्कुल नई चीज थी। उसने जवानों को 2-3 मरतबा खामोश रहने के लिए कहा, मगर गालियां ही कुछ ऐसी थी कि जवाब दिए बिना इंसान से नहीं रहा जाता था। दुश्मन के सिपाही नजर से ओझल थे। रात को तो खैर अंधेरा था, मगर वो दिन को भी नजर नहीं आते थे। सिर्फ उनकी गालियां नीचे पहाड़ी के कदमों से उठती थीं और पत्थरों के साथ टकरा टकरा कर हवा में हल हो जाती थीं। रब नवाज की प्लाटून के जवान जब इन गालियों का जवाब देते थे तो उसको ऐसा लगता था कि वो नीचे नहीं जाती, ऊपर को उड़ जाती हैं। इससे उसको खासी कोफत होती थी। चुनाचा उसने झुंझला कर हमला करने का हुक्म दे दिया। रब नवाज को वहां की पहाड़ियों में एक अजीब बात नजर आई थी। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बूटों से लदी फंदी होती थी और उतराई की तरफ गंजी, कश्मीरी हितों के सर की तरह। किसी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था और उतराई की तरफ दरख्त ही दरख्त होते थे, चीड़ के लंबे तनावर दरख्त, जिनके बटे हुए धागे जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रब नवाज की प्लाटून थी, उसकी उतराई दरख्तों और झाड़ियों से बेनियाज थी। जाहिर है कि हमला बहुत ही खतरनाक था, मगर सब जवान हमले के लिए बखुशी तैयार थे। गालियों का इंतकाम लेने के लिए वो बेताब थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए, 4 जख्मी हुए। दुश्मन के 3 आदमी खेत रहे, बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रब नवाज और उसके जवानों को इस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनके हाथ न आया जिसको वो खातिर खा गालियों का मजा चखाते। मगर ये मोर्चा फतह करने से वो एक बड़ी अहम पहाड़ी पर काबिज हो गए थे। वायरलेस के जरिए से सूबेदार रब नवाज ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को फौरन ही अपने हमले के इस नतीजे से मुत्तला कर दिया था और शाबाशी वसूल कर ली थी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा होता था। इस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले में ज्यादा बड़ा। उसका पानी भी साफ और शफाफ था। गो मौसम सख्त सर्द था, मगर सब नहाए। दांत बजते रहे, मगर उन्होंने कोई परवाह न की। वो अभी उस शुगल में मसरूफ थे कि फायर की आवाज आई। सब नंगे ही लेट गए। थोड़ी देर के बाद सूबेदार रब नवाज खान ने दूरबीन लगाकर नीचे ढलवानों पर नजर दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह का पता न चला। उसके देखते देखते एक और फायर हुआ। दूर उतराई के फौरन बाद एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की दाढ़ी से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने फौरन ही अपने जवानों को फायर का हुक्म दिया। इधर से धड़ाधड़ फायर हुए, उधर से भी जवाबन गोलियां चलने लगीं। सूबेदार रब नवाज ने दूरबीन से दुश्मनों की पोजीशन का बगौर मुताला किया। वो गालबन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे महफूज थे, मगर ये मुहाफिज दीवार बहुत ही छोटी थी। ज्यादा देर तक वो जमे नहीं रह सकते थे। इनमें से जो भी इधर उधर हटता, उसका सूबेदार रब नवाज की जद में आना यकीनी था। थोड़ी देर फायर होते रहे।
اس کے بعد رب نواز نے اپنے جوانوں کو منع کر دیا کہ وہ گولیاں ضائع نہ کریں، صرف طاق میں رہیں۔ جو ہی دشمن کا کوئی سپاہی پتھروں کی دیوار سے نکل کر ادھر یا ادھر جانے کی کوشش کرے اس کو اڑا دیں۔ یہ حکم دے کر اس نے اپنے الف ننگے بدن کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، خنزیر کی دم، کپڑوں کے بغیر آدمی حیوان معلوم ہوتا ہے۔ لمبے لمبے وقفوں کے بعد دشمن کی طرف سے اکا دکا فائر ہوتا رہا۔ یہاں سے اس کا جواب کبھی کبھی دے دیا جاتا۔ یہ کھیل پورے 2 دن جاری رہا۔ موسم یکلخت بہت سرد ہو گیا، اس قدر سرد کہ دن کو بھی خون منجمد ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ صوبیدار رب نواز نے چائے کے دور شروع کرا دیے۔ ہر وقت آگ پر کیتلی دھری رہتی، جو ہی سردی زیادہ ستاتی 1-2 راس گرام گرم مشروب کا ہو جاتا۔ ویسے دشمن پر برابر نگاہ تھی، ایک ہٹتا تو دوسرا اس کی جگہ دوربین لے کر بیٹھ جاتا۔ ہڈیوں تک اتر جانے والی سرد ہوا چل رہی تھی جب اس جوان نے جو پہرے دار تھا بتایا کہ پتھروں کی دیوار کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ صوبیدار رب نواز نے اس سے دوربین لی اور غور سے دیکھا۔ اس سے حرکت نظر نہ آئی، لیکن فوراً ہی ایک بلند آواز اور دیر تک اس کی گونج آس پاس کی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتی رہی۔ رب نواز اس کا مطلب نہ سمجھا۔ اس کے جواب میں اس نے اپنی بندوق داغ دی۔ اس کی گونج دبی تو پھر ادھر سے آواز بلند ہوئی جو صاف طور پر ان سے مخاطب تھی۔ رب نواز چلایا، خنزیر کی دم، بول کیا کہتا ہے تو؟ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، رب نواز کے الفاظ دشمن تک پہنچ گئے، کیونکہ وہاں سے کسی نے کہا، گالی نہ دے بھائی۔ رب نواز نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا اور بڑے جھنجھلائے ہوئے تعجب کے ساتھ کہا، بھائی؟ پھر وہ اپنے منہ کے آگے دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر چلایا، بھائی ہوگا تیری ماں کا جنا، یہاں سب تیری ماں کے یار ہیں۔ ایک دم ادھر سے ایک زخمی آواز بلند ہوئی، رب نواز، رب نواز۔ رب نواز کانپ گیا۔ یہ آواز آس پاس کی پہاڑیوں سے سر پھوڑتی رہی اور مختلف انداز میں رب نواز، رب نواز دہراتی بالآخر خون منجمد کر دینے والے سرد ہوا کے ساتھ جانے کہاں اڑ گئی۔ رب نواز بہت دیر کے بعد چونکا، یہ کون تھا؟ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، خنزیر کی دم۔ اس کو اتنا معلوم تھا، ٹیٹوال کے محاذ پر سپاہیوں کی اکثریت 6/9 ریجمنٹ کی ہے، وہ بھی اسی ریجمنٹ میں تھا، مگر یہ آواز تھی کس کی؟ وہ ایسے بے شمار آدمیوں کو جانتا تھا جو کبھی اس کے عزیز ترین دوست تھے، کبھی ایسے بھی جن سے اس کی دشمنی تھی، چند ذاتی اغراض کی بنا پر۔ لیکن یہ کون تھا جس نے اس کی گالی کا برا مان کر اسے چیخ کر پکارا تھا؟ رب نواز نے دوربین لگا کر دیکھا، مگر پہاڑی کی ہلتی ہوئی چھدری داڑھی میں اسے کوئی نظر نہ آیا۔ دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر اس نے زور سے اپنی آواز ادھر پھینکی، یہ کون تھا؟ رب نواز بول رہا ہے، رب نواز، رب نواز، یہ رب نواز۔ یہ رب نواز بھی کچھ دیر تک پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتا رہا۔ رب نواز بڑبڑایا، خنزیر کی دم۔ فوراً ہی ادھر سے آواز بلند ہوئی، میں ہوں رام سنگھ۔ رب نواز یہ سن کر یوں اچھلا جیسے وہ چھلانگ لگا کر دوسری طرف جانا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے اپنے آپ سے کہا، رام سنگھ، پھر حلق پھاڑ کے چلایا، رام سنگھ، اوے رام سنگھا، خنزیر کی دم، خنزیر کی دم۔ ابھی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکرا کر پوری طرح گم نہیں ہوئی تھی کہ رام سنگھ کی پھٹی پھٹی آواز بلند ہوئی، اوے کمہار کے کھوتے۔ رب نواز پھونپھوں کرنے لگا۔ جوانوں کی طرف روبدار نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا، بکتا ہے، خنزیر کی دم۔ پھر اس نے رام سنگھ کو جواب دیا، اوے بابا ٹل کے کڑا پرشاد، اوے خنزیر کے جھٹکے۔ رام سنگھ بے تحاشا کہہ کے لگانے لگا۔ رب نواز بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ پہاڑیاں یہ آوازیں بڑے کھلنڈرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف اچھالتی رہیں۔ صوبیدار رب نواز کے جوان خاموش تھے۔ جب ہنسی کا دور ختم ہوا تو ادھر سے رام سنگھ کی آواز بلند ہوئی، دیکھو یار، ہمیں چائے پینی ہے۔ رب نواز بولا،
पियो, ऐश करो। राम सिंह चिल्लाया, ओए ऐश किस तरह करें, सामान तो हमारा उधर पड़ा है। रब नवाज ने पूछा, किधर? राम सिंह की आवाज आई, उधर जिधर तुम्हारा फायर हमें उड़ा सकता है। रब नवाज हंसा, तो क्या चाहते हो तुम, खंजीर की दुम? राम सिंह बोला, हमें सामान ले आने दे। ले आ, ये कहकर उसने अपने जवानों की तरफ देखा। राम सिंह की तशवीश भरी आवाज बुलंद हुई, तू उड़ा देगा कुम्हार के खोते? रब नवाज ने भुन्ना कर कहा, बक नहीं हुए संतोख सर के कछुए। राम सिंह हंसा, कसम खा नहीं मारेगा। रब नवाज ने पूछा, किसकी कसम खाऊं? राम सिंह ने कहा, किसी की भी खा ले। रब नवाज हंसा, ओए जा मंगवा ले अपना सामान। चंद लम्हात खामोशी रही। दूरबीन एक जवान के हाथ में थी। उसने मानी खेज नजरों से सूबेदार रब नवाज की तरफ देखा। बंदूक चलाने ही वाला था कि रब नवाज ने उसे मना किया, नहीं नहीं। फिर उसने दूरबीन लेकर खुद ही देखा। एक आदमी डरते डरते पंजों के बल पत्थरों के अकब से निकलकर जा रहा था। थोड़ी दूर इस तरह चलकर वो उठा और तेजी से भागा और कुछ दूर झाड़ियों में गायब हो गया। 2 मिनट के बाद वापस आया तो उसके दोनों हाथों में कुछ सामान था। एक लहजे के लिए वो रुका, फिर तेजी से ओझल हुआ तो रब नवाज ने अपनी बंदूक चला दी। तड़ाक के साथ ही रब नवाज का कहकहा बुलंद हुआ। ये दोनों आवाजें मिलकर कुछ देर झुनझुनाती रहीं। फिर राम सिंह की आवाज आई, थैंक यू, नो मेंशन। रब नवाज ने यह कहकर जवानों की तरफ देखा। एक राउंड हो जाए। तफरीह के तौर पर दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। फिर खामोशी हो गई। रब नवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, पहाड़ी की दाढ़ी में से धुआं उठ रहा था। वो पुकारा, चाय तैयार कर ली राम सिंघा? जवाब आया, अभी कहाँ हो कुम्हार के खोते। रब नवाज जात का कुम्हार था। जब कोई उसकी तरफ इशारा करता था तो गुस्से से उसका खून खौलने लगता था। एक सिर्फ राम सिंह के मुंह से वो इसे बर्दाश्त कर लेता था, इसलिए कि वो उसका बेतकल्लुफ दोस्त था। एक ही गांव में वो पलकर जवान हुए थे। दोनों की उम्र में सिर्फ चंद दिन का फर्क था। दोनों के बाप फिर उनके बाप भी एक दूसरे के दोस्त थे। एक ही स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ते थे और एक ही दिन फौज में भर्ती हुए थे और पिछली बड़ी जंग में कई महाजों पर इकट्ठे लड़े थे। रब नवाज अपने जवानों की नजरों में खुद को खफीफ महसूस करके बुड़बुड़ाया, खंजीर की दुम, अब भी बाज नहीं आता। फिर वो राम सिंह से मुखातिब हुआ, बक नहीं हुए खोते की जूं। राम सिंह का कहकहा बुलंद हुआ। रब नवाज ने ऐसे ही शिस्त बांधी हुई थी। तफरीहन उसने लबलबी दबा दी। तड़ाक के साथ एक फलक शगाफ चीख बुलंद हुई। रब नवाज ने फौरन दूरबीन लगाई और देखा कि एक आदमी नहीं, राम सिंह पेट पकड़े पत्थरों की दीवारों से जरा हटकर दोहरा हुआ और गिर पड़ा। रब नवाज जोर से चीखा, राम सिंह, और उछलकर खड़ा हो गया। उधर से बैक वक्त 3-4 फायर हुए। एक गोली रब नवाज का दायां बाजू चाटती हुई निकल गई। फौरन ही वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। अब दोनों तरफ से फायर होना शुरू हो गए। उधर कुछ सिपाहियों ने गड़बड़ से फायदा उठाकर पत्थरों के अकब से निकल कर भागना चाहा। इधर से फायर जारी थे, मगर निशाने पर कोई ना बैठा। रब नवाज ने अपने जवानों को उतरने का हुक्म दिया। 3 फौरन ही मारे गए, लेकिन उफ्ताओं खेजा बाकी जवान दूसरी पहाड़ी पर पहुंच गए। राम सिंह खून में लथपथ पथरीली जमीन पर पड़ा कराह रहा था। गोली उसके पेट में लगी थी। रब नवाज को देखकर उसकी आंखें तिमतिमा उठी। मुस्कुराकर उसने कहा, ओए कुम्हार के खोते, ये तूने क्या किया? रब नवाज राम सिंह का जख्म अपने पेट में महसूस कर रहा था, लेकिन वो मुस्कुराकर उस पर झुका और दो जानों होकर उसकी पेटी खोलने लगा। खंजीर की दुम, तुमसे किसने बाहर निकलने को कहा था? पेटी उतारने से राम सिंह को सख्त तकलीफ हुई। दर्द से वो चिल्ला चिल्ला पड़ा। जब पेटी उतर गई और रब नवाज ने जख्म का मुआयना किया, जो बहुत खतरनाक था,
तो राम सिंह ने रब नवाज का हाथ दबाकर कहा, मैं अपना आप दिखाने के लिए बाहर निकला था कि तूने, ओए रब नवाज के पुत्र, फायर कर दिया। रब नवाज का गला रुंध गया। कसम वादा ला शरीक की, मैंने ऐसे ही बंदूक चलाई थी। मुझे मालूम नहीं था कि तू खोते का सिंह बाहर निकल रहा है। मुझे अफसोस है। राम सिंह का खून काफी बह निकला था। रब नवाज और उसके साथी कई घंटों के बाद वहां पहुंचे थे। इस अरसे तक तो एक पूरी मश्क खून की खाली हो सकती थी। रब नवाज को हैरत थी कि इतनी देर तक राम सिंह जिंदा रह सका है। इसको उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। हिलाना जुलाना गलत था। चुनाचे उसने फौरन वायरलेस के जरिए से प्लाटून कमांडर से दरखास्त की कि जल्दी एक डॉक्टर रवाना किया जाए। उसका दोस्त राम सिंह जख्मी हो गया है। डॉक्टर का वहां तक पहुंचना और फिर वक्त पर पहुंचना बिल्कुल महाल था। रब नवाज को यकीन था कि राम सिंह सिर्फ चंद घड़ियों के मेहमान हैं। फिर भी वायरलेस पर पैगाम पहुंचाकर उसने मुस्कुराकर राम सिंह से कहा, डॉक्टर आ रहा है, कोई फिक्र न कर। राम सिंह बड़ी नहीफ आवाज में सोचते हुए बोला, फिक्र किस बात की नहीं, ये बता मेरे कितने जवान मारे हैं तुम लोगों ने। रब नवाज ने जवाब दिया, सिर्फ एक। राम सिंह की आवाज और ज्यादा नहीफ हो गई, तेरे कितने मारे गए? रब नवाज ने झूठ बोला, 6। और ये कहकर उसने मानी खेज नजरों से अपने जवानों की तरफ देखा। 6? राम सिंह ने एक एक आदमी अपने दिल में गिना। मैं जख्मी हुआ तो वो बहुत बददिल हो गए थे, पर मैंने कहा, खेल जाओ अपनी और दुश्मन की जान से। 6, ठीक है। वो फिर माजी के धुंधलकों में चला गया। रब नवाज, याद है तुम्हें वो दिन? और राम सिंह ने बीते दिन याद करने शुरू कर दिए। खेतों खलियानों की बातें, स्कूल के किस्से, 6/9 जाट रेजिमेंट की दास्तानें, कमांडिंग अफसरों के लतीफ़े और बाहर के मुल्कों में अजनबी औरतों से मुआशके। उनका जिक्र करते हुए राम सिंह को कोई बहुत दिलचस्प वाकया याद आ गया। हंसने लगा तो उसके टेस उठी, मगर उसकी परवाह न करते हुए जख्म से ऊपर ही ऊपर हंसकर कहने लगा, ओए सुअर के तिल, याद है तुम्हें वो मैडम? रब नवाज ने पूछा, कौन? राम सिंह ने कहा, वो इटली की। क्या नाम रखा था हमने उसका? बड़ी मारखोर औरत थी। रब नवाज को फौरन ही वो औरत याद आ गई। हाँ, वो मैडम मिनिता फेनेतो। पैसा खत्म, तमाशा खत्म। पर तुझसे कभी कभी रायत कर देती थी मसोलिनी की बच्ची। राम सिंह जोर से हंसा और उसके जख्म से जमे हुए खून का एक लोथड़ा बाहर निकल आया। सरसरी तौर पर रब नवाज ने जो पट्टी बांधी थी वो खिसक गई थी। उसे ठीक करके उसने राम सिंह से कहा, अब खामोश रहो। राम सिंह को बहुत तेज बुखार था। उसका दिमाग उसके बायस बहुत तेज हो गया था। बोलने की ताकत नहीं थी, मगर बोले चला जा रहा था। कभी कभी रुक जाता, जैसे ये देख रहा है कि टंकी में कितना पेट्रोल बाकी है। कुछ देर के बाद उस पर हिज़यानी कैफियत तारी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे वक्फे भी आते थे कि उसके होशो हवास सलामत होते थे। इन्हीं वक्फों में उसने एक मर्तबा रब नवाज से सवाल किया, यार सच सच बताओ, क्या तुम लोगों को वाकई कश्मीर चाहिए? रब नवाज ने पूरे खुलूस के साथ कहा, हाँ राम सिंगा। राम सिंह ने अपना सर हिलाया, नहीं, मैं नहीं मान सकता, तुम्हें वर्गलाया गया है। रब नवाज ने उसको यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, तुम्हें वर्गलाया गया है, कसम पंचतन पाक की। राम सिंह ने रब नवाज का हाथ पकड़ लिया। कसम न खा यारा, ठीक होगा। लेकिन उसका लहजा साफ बता रहा था कि उसको रब नवाज की कसम का यकीन नहीं। दिन ढलने से कुछ देर पहले प्लाटून कमांडेंट मेजर असलम आया। उसके साथ चंद सिपाही थे, मगर डॉक्टर नहीं था। राम सिंह बेहोशी और नज़ा की हालत में कुछ बड़बड़ा रहा था, मगर आवाज इस कदर कमजोर और शिकस्ता थी कि समझ में कुछ नहीं आता था। मेजर असलम भी 6/9 जाट रेजिमेंट का था और राम सिंह को बहुत अच्छी तरह जानता था। रब नवाज से सारे हालात दरियाफ्त करने के बाद उसने राम सिंह को बुलाया। राम सिंह, राम सिंह। राम सिंह ने अपनी आंखें खोली। लेटे लेटे अटेंशन होकर उसने सल्यूट किया, लेकिन फिर आंखें खोलकर उसने एक लहजे के लिए गौर से मेजर असलम की तरफ देखा। उसका सल्यूट करने वाला अकड़ा हुआ हाथ एकदम गिर पड़ा। झुंझलाकर उसने बुड़बुड़ाना शुरू किया,
کچھ نہیں ہوئے رام سیاں، بھول ہی گیا تو سور کے نلہ کہ یہ لڑائی۔ رام سنگھ اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے رب نواز کی طرف نیم سوالیہ انداز میں دیکھا اور سرد ہو گیا۔